हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो बात ख़त्म की थी दैट वाज अबाउट द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो आज हमें उसका एक दूसरा पार्ट पढ़ना है, इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो लॉरेंज और इनवर्स लॉरेंज दोनों हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो एक तो है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, अगर हम कहें कि हमारा मूविंग फ्रेम x डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है तो x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, y डैश इज सेम एज y, z डैश इज सेम एज z एंड t डैश इज t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाती है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ओके, अब अगर हम इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात करें, इनवर्स की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा इन सेंस कि यहाँ इसको ऐसे समझिए, आपके पास अनप्राइम क्वांटिटी है। क्या हमारे पास आइडिया है, फ्रेम S है, दूसरा फ्रेम S डैश है जो कि खुद v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये जो मूविंग फ्रेम है, ये जो भी क्वांटिटी मेजर कर रहा है उसके ऊपर हम डैश लगा दे रहे हैं, या इसको हम कह रहे हैं प्राइम्ड फ्रेम है, इसमें हम डैश वाली क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं। ये अनप्राइम्ड फ्रेम है, यानी इसकी वेलोसिटी 0 है, स्टेशनरी स्टेट में है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अनप्राइम्ड क्वांटिटी है, स्टेशनरी स्टेट की ऑब्जर्वेशन है x, t, y, z। तो मूविंग फ्रेम में क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। x प्राइम से प्राइम या डैश, हम दोनों मतलब दोनों को आप समझिएगा। तो x डैश हो गया, y डैश, z डैश, t डैश, ये सारे रूल्स हैं। एक ख़ास बात यहाँ पर देखो आप कि ये फॉर्मूला दिखा रहा है कि अगर एक ऑब्जर्वर रुका हुआ है तो जो किसी इवेंट के लिए जो टाइम मेजर करता है t, और जब वो मूव कर रहा है तो उन्हीं इवेंट के लिए जो टाइम मेजर करेगा t डैश, वो दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ टाइम और स्पेस, x, y, z मतलब स्पेस कोऑर्डिनेट्स, टाइम और स्पेस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से हम फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कहना शुरू कर देते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम का एक ख़ास तरह का एक मिलावट होती है, या आपस में बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। तो स्पेस टाइम का यहाँ पर एक डिस्कशन ज़रूरी हो जाता है। इनवर्स में क्या होता है, तो इसको हम इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इसलिए कह रहे हैं कि मान लो आपको मूविंग फ्रेम की चीज़ें मालूम है, यानी आपके पास x डैश, y डैश, t डैश ये सारी क्वांटिटी हैं। आप उसको x फ्रेम में क्या होगा निकालना चाहते हो। सो आपके पास क्या है, x डैश है, आप निकालना चाहते हो x। तो क्या करोगे, इसी में जहाँ जहाँ x, y, z ये सब हैं, बिना प्राइम क्वांटिटी हैं, उनको प्राइम में कन्वर्ट कर दो या उस पर डैश लगा दो, और जहाँ डैश वाली क्वांटिटी है यानी जहाँ प्राइम्ड क्वांटिटी है वहाँ पर डैश हटा दो। तो जाएगा x इज इक्वल टू वी को माइनस वी से रिप्लेस कर दो, तो जाएगा v t डैश अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ऐसे ही y डैश बराबर y इज इक्वल टू वाई डैश हो जाएगा, z इज इक्वल टू z डैश हो जाएगा, और t बराबर हो जाएगा t डैश प्लस x डैश v बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। So this is Lorentz transformation equation and this is inverse Lorentz transformation equation. तो जब हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आ गए, नाउ वी नीड टू अप्लाई दिस। इसको हमें अप्लाई करना है, इसको हमें अप्लाई करके इसके एप्लीकेशन समझने हैं। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को उठाते हैं। यही हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि टाइम मतलब मूविंग के लिए टाइम कुछ और निकल के आ रहा है, स्टेशनरी के लिए टाइम कुछ और ऑब्जर्वेशन आ रहा है। तो किस तरह से दोनों सेपरेटेड है एक दूसरे से, कैसे ये टाइम आपस में अलग हो गए, ज़रा हम इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए जब इसको आइंस्टीन वर्कआउट करते हैं
तो एक रिलेशन हमारे पास आता है जिसे कहते हैं टाइम डायलेशन इफेक्ट। टाइम डायलेशन इफेक्ट सिंपल तरीके से कहें तो टाइम डायलेशन इफेक्ट ये बताता है, और हम अभी उस चीज़ को लॉरेंस और इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से प्रूफ भी कर दिखाएंगे कि जब कोई ऑब्जर्वर मूव करता है, दो ऑब्जर्वर है, रुका हुआ है और एक मूव कर रहा है, तो जो ऑब्जर्वर मूव करता है अगर उसके साथ हम एक घड़ी जुड़ी हुई माने तो मूविंग ऑब्जर्वर की जो घड़ी होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, उसकी जो रफ्तार होती है वो स्लो हो जाती है। ये किसी मैकेनिकल दिक्कत की बात नहीं कर रहे हैं कि उसमें कुछ मैकेनिकल खराबी आ जाती है, यहाँ हम एक बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं जो कि स्पेस टाइम का बिहेवियर है कि जब कोई मूविंग ऑब्जर्वर मूव करता है तो उसके लिए जो समय की रफ्तार होती है वो धीमी पड़ जाती है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती रहती है वैसे वैसे उस ऑब्जर्वर के लिए समय की रफ्तार धीमी पड़ती जाती है, उसके लिए समय डिले हो जाता है। तो अगर एक घटना है, वो घटना एक मूविंग ऑब्जर्वर देख रहा है और वही घटना एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर देख रहा है, तो जो हमारे टाइम इंटरवल होंगे उस घटना के लिए मेजर किए जाएंगे, वो मूविंग ऑब्जर्वर के द्वारा कुछ और मेजर किए जाएंगे, स्टेशनरी ऑब्जर्वर के द्वारा कुछ और मेजर किए जाएंगे। इसको हम लोग और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट वर्कआउट इट। थोड़ा सा हम इसको वर्कआउट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, देन वी विल डिस्कस कैसे ऐसा हो रहा है। तो शुरुआत हम यही करते हैं कि सपोज हमारे पास दो ऑब्जर्वर हैं, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है और एक मूविंग ऑब्जर्वर है। इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी दोनों को हम इनर्शियल कहेंगे, दोनों ही इनर्शियल हैं। इनर्शियल की डेफिनेशन बता चुके हैं। नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम जो होते हैं यानी जिनकी वेलोसिटी या तो 0 हो या कांस्टेंट हो, उनको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो हमारे पास S और S डैश ये दोनों ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। अब मान लीजिए कोई घटना होती है, कोई इवेंट होता है, उस इवेंट को मेजर किया जाता है किसके द्वारा? एक मूविंग ऑब्जर्वर के द्वारा। तो हम मान लें कि हमारा जो मूविंग ऑब्जर्वर है वो किसी इवेंट को मेजर करता है। कोई मतलब एक इवेंट हुआ, जैसे बल्ब जला, बुझा, फिर जला, तो बल्ब का जल करके बुझ के फिर से जलना, ये इवेंट है, पूरा एक इवेंट है। तो हुआ क्या कि आपने देखा कि फॉर S प्राइम मतलब S डैश ऑब्जर्वर के लिए, सपोज फॉर S डैश ऑब्जर्वर हमारे जो इवेंट हैं, इवेंट्स का टाइम इंटरवल कितना है? इवेंट्स का टाइम इंटरवल है डेल्टा t। तो इवेंट कैसे हो रहे हैं? इवेंट हो रहे हैं किसी टाइम t1 डैश पर, चूंकि मूविंग ऑब्जर्वर के लिए तो आप डैश लगा रहे हो, किसी जगह x1 डैश पर, y0 है, z0 है, और उसी इवेंट का अगला हिस्सा होता है किसी टाइम t2 डैश पर, उसी जगह पर जहां पर आपने पहले निकाला था उसी जगह पर होता है, बाकी कोऑर्डिनेट 0 है। तो हमारा इवेंट है जैसे बल्ब का जलना, तो उसी जगह पर बल्ब जला, उस समय हमने टाइम मेजर किया t1 डैश, फिर बल्ब बुझ गया, फिर से जला उसी जगह पर, यानी x1 की वैल्यू नहीं चेंज हुई, तो वो वहीं पर रहा जैसा फर्स्ट स्टेट में था, वही पोजीशन रही, लेकिन टाइम ये दो चेंज हो गए। ये मान लो 12:02 है, ये 12:03 है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये टाइम इंटरवल इधर है तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं, दिस इज t1 डैश प्लस डेल्टा t डैश मान लें, x1 डैश 0 0। समझ पा रहे हैं यहाँ? ये घटना अगर t1 पे हुई है तो दूसरी घटना t2 जो है ये हुई है t1 डैश प्लस डेल्टा t पर। तो यहाँ से हम कुछ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हो 10 डेल्टा t डैश इज व्हाट? डेल्टा t डैश इज t2 डैश माइनस t1 डैश। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये तो हमने किसके लिए मेजर किया? एक मूविंग ऑब्जर्वर के लिए। तो एक मूविंग ऑब्जर्वर ने किसी इवेंट को होता हुआ देखा। अब इवेंट कुछ भी हो सकता है, पटाखे का फूटना हो सकता है, बलून का उड़ना हो सकता है, एनीथिंग। किसी इवेंट को होता हुआ देखा तो उस ऑब्जर्वर ने दो टाइम मेजर किए, t1 डैश और दूसरा टाइम मेजर किया t2 डैश। t1 और t2 डैश के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा t है। तो हमने ये लिख दिया कि डेल्टा t डैश बराबर t2 डैश माइनस t1
डैश। ये इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ हमारा क्वेश्चन है अब क्या होगा अगर कोई दूसरा ऑब्जर्वर जो स्टेशनरी स्टेट में है वो भी उसी इवेंट को देखो। तो अब फॉर ऑब्जर्वर एस क्या होगा। अब दूसरा ऑब्जर्वर जो रुका हुआ है वो भी उसी घटना को देख रहा है, तो उसके लिए क्या इफेक्ट होगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप समझ लो, यहाँ पर अब आपके सामने सवाल ये आएगा कि हम क्या इस्तेमाल करें, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इस्तेमाल करें या इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इस्तेमाल करें। साफ साफ देख लो, आपके पास अगर राइट साइड में प्राइम क्वांटिटी है, डैश क्वांटिटी है, यानी कि आपको मालूम क्या है, एक मूविंग ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशंस मालूम है और आप स्टेशनरी ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन निकालने चाहते हो, तो आपको इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मूविंग ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास T1 डैश T2 डैश, स्टेशनरी ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन निकालने हैं T1 और T2। तो आप क्या करोगे, फॉर ऑब्जर्वर आप लिख सकते हो T1 डैश इज T1 प्लस x1 डैश, उसी जगह पर हो रहा है तो हम इसे x1 डैश v बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ले लेंगे। एंड T2 डैश आप लिख लोगे, गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पर T2 लिख दोगे T2 डैश प्लस x1 डैश v बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। खास बात यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा x1 डैश और x1 डैश दोनों जगह सेम है, भले टाइम इंटरवल टाइम चेंज हो गया हो लेकिन प्लेस एक ही है, तो वो इवेंट हमने किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही ऑब्जर्व होता हुआ देखा है। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो, T2 माइनस T1, इसको डिफर कर दो तो हो जाएगा T2 डैश माइनस T1 डैश और इधर बच जाएगा x1 डैश माइनस x1 डैश बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ये क्या है, ये टाइम डिफरेंस है उसी इवेंट को देखने पर स्टेशनरी ऑब्जर्वर के द्वारा। तो इसको हम लिख देते हैं डेल्टा टी स्टेशनरी। ये क्या है, अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये है डेल्टा टी डैश, या हम इसे ब्रैकेट में मूविंग लिख देते हैं। हालांकि डैश का मतलब मूविंग होता है, जस्ट इसको हमने मूविंग लिख दिया और यहाँ पर आ गया 1 अपॉन वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया और ये फॉर्मूला दिखा रहा है कि जो स्टेशनरी स्टेट में टाइम डिफरेंस मेजर किया जाएगा और जो मूविंग स्टेट में टाइम डिफरेंस मेजर किया जाएगा उसके बीच में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का अंतर होगा। और ये हमेशा आप याद रखिए, ये क्वांटिटी 1 से छोटी होगी। अगर ये क्वांटिटी 1 से छोटी होगी तो ये जो पूरी क्वांटिटी है बड़ी होगी, यानी डेल्टा टाइम जो स्टेशनरी स्टेट में मेजर किया जाएगा वो ज़्यादा होगा और डेल्टा टाइम जो मूविंग स्टेट में मेजर किया जाएगा वो कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ घड़ी धीमे चल रही होगी। तो मूविंग ऑब्जर्वर के लिए घड़ी की रफ्तार स्लो हो गई, इसीलिए उसको लगा घटना होने में कम समय लगा, जबकि इसके लिए घड़ी की रफ्तार नॉर्मली थी लेकिन चूंकि ये स्लो हो गई है इसीलिए फास्ट उसके रिस्पेक्ट में होगी। तो हम ये कहेंगे कि जो नॉर्मल बाहर ऑब्जर्वर है उसके लिए टाइम डिफरेंस किन्हीं घटना के लिए कुछ और है और जो मूविंग स्टेट है उसके लिए टाइम डिफरेंस कुछ और है। तो दिस इज द रिलेशन फॉर टाइम डायलेशन, इसे टाइम को डिले होता हुआ कहेंगे। ओके, लेट मी एक्सप्लेन ए वेरी नाइस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि आप एक ऐसे समय में रह रहे हैं, हैरी पॉटर जैसा कुछ है, जहाँ हमारे पास ऐसी ट्रेन है जो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर सकती है, बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर सकती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से कुछ फ्रैक्शन कम है उसकी वेलोसिटी। अब आप क्या करते हैं, आप एक ट्रेन में बैठे, कोच नंबर S1 है और सीट नंबर 44 है, तो आपने उस रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से चलने वाली ट्रेन के कोच नंबर S1 के सीट नंबर 44 पर आप बैठ गए और प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुकी है, आप भी रुके हुए हैं। तो आपने देखा प्लेटफॉर्म पे घड़ी लगी है, घड़ी में रात के
12 बज रहे हैं। आपने अपनी घड़ी देखी, आपकी घड़ी में 12 बज रहे थे, तो यानी आपकी घड़ी और प्लेटफॉर्म की घड़ी बिल्कुल सिंक्रोनाइज है, बिल्कुल मैच कर रही है। और हम ये मानेंगे कि ये वो ऐसा समय है जहाँ जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन सब पे घड़ी बिल्कुल मैच कर रही है, सिंक्रोनाइज है, जो भी वर्ल्ड क्लॉक जैसा भी है वो सब बिल्कुल मैच है, घड़ियाँ ख़राब नहीं हो रही हैं, ऐसे समय की बात हम कर रहे हैं। अब आप क्या किए, रात 12 बज गए थे, आपको नींद लगी, आप सो गए, तो सोते सोते आपने देखा 12 बजे हैं। फिर ट्रेन चलती रही, अगले दिन फिर ट्रेन रुकी, जैसे रुकी आपकी नींद खुल गई, आप फिर से अपने बर्थ पे जहाँ बैठे थे वहीं से उठे, जहाँ लेटे थे वहाँ उठे, आपने घड़ी देखी, आपकी घड़ी में सुबह के 6 बजे हैं। तो आपने कहा कि मैंने 6 घंटे की नींद पूरी की और मेरी यात्रा भी 6 घंटे में पूरी हो गई। तो रात को 12 बजे आप सोए, सुबह 6 बजे जगे, तो जहां आप सोए थे आप वहीं जगे, यानी सोने के समय भी, गाड़ी के चलने के समय और जिसमें आप सोए थे उस समय आपने जो मेजरमेंट लिया वो मान लो T1 था, क्योंकि गाड़ी चल रही थी, ट्रेन चल रही थी। फिर क्या हुआ, आपने जब सो के जगे तो फिर आपने वहीं पे अपना ऑब्जर्वेशन लिया उसी सीट पर, तो x1 की पोजीशन नहीं चेंज हुई, तो आपके लिए जिस जगह पे आप सोए थे वहीं आपने सोते समय टाइम T1 मेजर किया था, T1 और जहां आप जगे वहीं पर आपने टाइम T2 मेजर किया, आपकी पोजीशन उसी सीट पर ही थी। लेकिन जब आप बाहर निकल के आते हो और प्लेटफॉर्म पे लगी घड़ी देखते हो तो आपको पता चलता है कि प्लेटफॉर्म पे लगी घड़ी पे 7 बजे हैं, जबकि आपकी घड़ी में अभी 6 बजे हैं। अब जब चलते समय तो आपने मिलाया था तो प्लेटफॉर्म की घड़ियां बिल्कुल बराबर थी, लेकिन ये क्या हो गया, जब आप वापस से प्लेटफॉर्म पे पहुंचे या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंचे जहां घड़ियां सिंक्रोनाइज हैं, तो आपने देखा कि आपकी घड़ी और प्लेटफॉर्म की घड़ी में 1 घंटे का गैप आ गया। तो गैप क्यों आया? क्या आपकी घड़ी ख़राब हो गई, आपकी घड़ी स्लो हो गई, या प्लेटफॉर्म की घड़ी फास्ट हो गई? तो यहाँ पर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ने काम किया। जिस समय आपकी ट्रेन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से चल रही थी उस समय टाइम डायलेशन के इफेक्ट की वजह से आपकी घड़ी की जो रफ्तार थी वो स्लो डाउन हो गई। जो भी मैकेनिज्म जिम्मेदार हैं घड़ियों को टाइम को सिंक्रोनाइज करने के लिए, वो मैकेनिज्म स्लो हो गए, और उसके स्लो होने की वजह से आपको ये 1 घंटे का अंतर दिखाई पड़ा। सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लगता है ये पूरी बात, लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात ये तब हुई जब इसको एक्सपेरिमेंटली लोगों ने ऑब्जर्व किया। टाइम डायलेशन, इसको टाइम डायलेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि टाइम डिले कर जाता है। टाइम का जो फास्ट ऑब्जर्वर है, जो मूव कर रहा है, उसके लिए समय की रफ्तार स्लो हो जाती है, धीरे धीरे जैसे लगता है घड़ियाँ चलने लगी उस व्यक्ति के लिए, और इसीलिए इसको हम टाइम डायलेशन कहते हैं। टाइम का डायलेट होना, टाइम का डिले होना, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। और जब म्यू मेजॉन वगैरह के डिके देखे गए तो ये पाया गया, एक्सपेरिमेंटली इस बात का प्रूफ मिला कि हाँ सच में वो म्यू मेजॉन डिके, पाई मेजॉन डिके जो होते हैं वो सच में इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि टाइम डायलेशन एक रियल इफेक्ट है। और ये इस थ्योरी की एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल इसकी स्ट्रेंथ भी आप मान सकते हो कि कैसे एक वेयर से दिखने वाले फिनोमिना, समय की रफ्तार के बदलाव को दिखाने वाले फिनोमिना को हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर ले जा रहे हैं। तो जैसे ही हम अब यहाँ पर हमने ये देखा कि टाइम के साथ मामला गड़बड़ है, टाइम हमारा रिलेटिविटी सिद्धांत के हिसाब से डिफर कर सकता है, और जैसे ही टाइम डिफर करता है तो अब जरा आप एक क्वांटिटी सोचिए। एक क्वांटिटी, एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी की जगह पे आपने ले लिया वेलोसिटी ऑफ लाइट, डिस्टेंस को आप ले लो x, टाइम तो टाइम है। अब खुद ही देखो ये है कांस्टेंट, सी कांस्टेंट है। तो अगर टाइम के साथ रिलेटिविटी कोई छेड़छाड़ कर रही है तो इसका मतलब है इस स्पेस के साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ज़रूर। अगर यहाँ हम बिल्कुल काउंटर इंट्यूशन के काउंटर कुछ हो रहा है, हमारे कॉमन सेंस के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट आना है। तो अगर यहाँ पर कोई रिलेटिविस्टिक इफेक्ट अपना कुछ इफेक्ट दिखा रहा है तो यहाँ पर भी कोई ना कोई रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आएगा और जो अपना रियल दिखाएगा। तो जैसे ही टाइम में हमने इस तरह का डायलेशन देखा तो इमीडिएट हमारा कंसर्न हुआ कि लेंथ के साथ क्या होगा। प्रोबेबली इसका मतलब है लेंथ के साथ भी कोई वेरिएशन होता है, बिल्कुल होता है। इसको हम टाइम डायलेशन अगर कह रहे हैं तो अगला टॉपिक हमारे पास होगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस विल बी द लेंथ
contraction. So we'll meet in the next lecture, and have a nice day and take care of yourself.